नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 7 का अध्ययन करने के लिए। आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसका नाम है संधि। यदि हम संधि के विषय में चर्चा करें तो हम जानते हैं कि संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। वर्ण विकार से तात्पर्य है जैसे कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण होती है, अक्षर होती है, तो उन वर्णों में जब विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसी को संधि कहा जाता है। आइए जानते हैं किस प्रकार से। सर्वप्रथम संधि को समझते हैं। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि दो पदों में एक ही पद में अगर दो वर्ण परस्पर किसी व्यवधान मतलब उनके बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं है तो उन पे जो समीपता के कारण जो मिलान होता है उस वर्ण विकार के परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यदि हम एक उदाहरण के माध्यम से समझना चाहें तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण है विद्या जमा आलयः। तो विद्या जमा आलयः का संधि क्या होगी? विद्यालयः। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो विद्यालयः शब्द में जो प्रथम पद है वो है विद्या और विद्या में प्रथम पद का अंतिम वर्ण है आ। उसी प्रकार से जो उत्तर पद है आलयः उसका प्रथम वर्ण है आ। तो इन दोनों वर्णों के बीच में कोई व्यवधान नहीं है अर्थात कोई तीसरा वर्ण नहीं है। तो इन दोनों की समीपता और सन्निकटता के कारण उत्पन्न विकार ही संधि कहलाएगा। जैसे आ जमा आ और इन दोनों की निकटता के कारण एक तृतीय वर्ण बन जाएगा आ। तो इस दीर्घ एकादेश को ही हम संधि कहेंगे। अब संधि के बारे में बताया गया है कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। प्रथम भेद है स्वर संधि जिसे हम अच संधि भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर अच वर्ण आते हैं आ ई उ री री ए ओ आई ओ। तो इन वर्णों के समावेश के कारण हम इसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा संधि का भेद है व्यंजन संधि अर्थात इसमें हल वर्णों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्णों का जहाँ आपस में समावेश होगा उसे व्यंजन संधि कहा जाएगा। तीसरा है विसर्ग संधि अर्थात जहाँ पर स्वर व्यंजन के साथ में विसर्ग का मेल होने पर उत्पन्न विकार होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो आज हम सबसे पहले सर्वप्रथम स्वर संधि का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो स्वर संधि है उसको हम अच संधि भी कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात स्वर संधि में स्वर वर्णों का आपस में मेल होता है और स्वर वर्णों का अध्ययन हम पूर्व में वर्णमाला में पढ़ चुके हैं जिसमें 13 स्वर वर्ण संस्कृत में माने जाते हैं आ ई उ री री ए आई ओ औ। तो यदि इन वर्णों का आपस में व्यवधान रहित निकटता या समीपता होगी तो वहाँ पर स्वर संधि होगी। जिसमें स्वर संधि में जो हमारे पाठ्यक्रम में है प्रथम भेद, स्वर संधि का प्रथम भेद जो हमारे पाठ्यक्रम में है दीर्घ संधि जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। तो यह सूत्र क्या कहता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। यदि हम इसको परिभाषा को एक सूत्र के माध्यम से समझें तो हम देखते हैं यदि जमा यानी जमा से पूर्व में अ वर्ण हो या आ हो और जमा के बाद आ या अ हो तो इनके मिलान के बाद आ उत्पन्न होता है यानी संयोग में आ वर्ण प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि जमा से पूर्व प्रथम अंतिम वर्ण जो ई या ई हो और जमा के बाद ई या ई हो तो हमें ई प्राप्त होगा यानी दोनों के मिलान में ई प्राप्त होगा। उसी प्रकार से उ या ऊ जमा के बाद उ या ऊ हो तो दीर्घ ऊ बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि री या दीर्घ री हो तो जमा के बाद री दीर्घ री या री हो तो री बन जाता है। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि के नियम हैं जिनको हम एक कई उदाहरणों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसी में आया प्रथम उदाहरण है पुस्तक जमा आलयः। यदि हम इसमें देखें तो पुस्तक जो शब्द है
इसमें अंतिम वर्ण का के अंदर आ है, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। और उसके पश्चात जमा के बाद जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण है वह आ है, तो वह भी हमें जमा के बाद मिल रहा है, यानी अ और आ दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ। तो इसीलिए पुस्तक जमा आलयः क्या बन गया, पुस्तकालयः। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, गिरि जमा इंद्रः, तो गिरि जमा इंद्रः में जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है ई। यहाँ पर ह्रस्व ई है, अगर हम नियम में देखें तो ह्रस्व ई और जमा के बाद ह्रस्व ई, यानी इधर भी ह्रस्व ई है इधर भी ह्रस्व ई है, तो ये नियम में भी आ रहा है। तो ई जमा ई बराबर ई, यानी जब हम इस ई को और इस ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई की प्राप्ति होगी। तो जब हमने इनका संयोग किया तो क्या बना, गिरीन्द्रः, यानी यहाँ पर रा पे दीर्घ ई आ गई है। तो इस प्रकार से यह उदाहरण भी हम कर सकते हैं। इसके पश्चात हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, सु जमा उक्ति ही। हम इसमें देखें तो प्रथम पद है उसमें उ है और उक्ति में भी प्रथम वर्ण उ है, तो उ जमा उ बराबर उ। तो जब इनका मिलन हुआ, जब इसका संयोग हुआ तो क्या बन गया, दीर्घ उ बन गया, यानी सूक्ति ही, सु जमा उक्ति ही सूक्ति ही पद बना। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण था, री जमा री बराबर री। तो यहाँ पर पितृ में री है और जमा के बाद भी री है, दोनों का जब मिलान होगा री जमा री तो री हो जाता है, जिसका चिन्ह इस प्रकार से वर्ण के नीचे लगाया जाता है। तो यहाँ पे पितृ जमा ऋणम बन गया पितृणम। अन्य उदाहरणों को भी आप स्वयं उच्चारण कर और समझ कर सकते हैं नियम के अनुसार। आइए इसी प्रकार से स्वर संधि का जो दूसरा उदाहरण है वह है गुण संधि। अब गुण संधि किसे कहा जाता है ये बता रहे हैं। गुण संधि का जो सूत्र है आद गुणः। अब इस आद गुणः का क्या तात्पर्य है ये जानते हैं। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए एक आदेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, एक आदेश हो जाता है। और इसी तरह अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर एक आदेश हो जाता है। अब इस परिभाषा को हम नियम के आधार पर समझते हैं। यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई या ई है तो दोनों को मिलाने पर ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि पूर्व पद का प्रथम वर्ण आ या आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण उ या उ है तो दोनों के मिलान में ओ प्राप्ति होती है, जैसा कि यहाँ नियम दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से यदि पूर्व पद का प्रथम वर्ण आ या आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ या आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण री या री है तो दोनों का एकादेश होने पर अर की प्राप्ति होती है। ये तीन नियम गुण संधि के हैं जिन्हें हमें समझना है उदाहरण के माध्यम से। तो आइए एक एक उदाहरण को हम समझकर इस नियम को समझते हैं। जैसे प्रथम हमारे पास उदाहरण है उपजमा इंद्रः। तो यदि हम देखें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण पा में आ है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है वह है ई। तो जब आ जमा में ई क्या बन जाता है, ए, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा है आ जमा में ई बराबर ए। तो यानी जो उपजमा इंद्रः शब्द है उसमें उपेंद्रः हो जाएगा, आ जमा ई बराबर ए हो गया। जब संयोग किया तो उपेंद्रः शब्द प्राप्त हुआ। दूसरा अन्य उदाहरण में ये देखते हैं कि भाग्य जमा उदयः। तो या में आ है और उदया का उ है, आ जमा उ बराबर ओ। तो दोनों का जब मिलान होगा भाग्य जमा उदया क्या बनेगा, भाग्योदया। या में ओ की मात्रा लग जाएगी। इस प्रकार से यह उदाहरण भी हम कर सकते हैं नियम के अनुसार। तीसरा जो उदाहरण है देव जमा ऋषि। तो देव जमा ऋषि में देव के व में आ है और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है री वह भी हमें प्राप्त हो रहा है ऋषि में। तो आ जमा री बराबर क्या होता है, अर। तो देव जमा अर जमा शी, तो देव अर्षि। तो इस प्रकार से ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अन्य उदाहरणों को आप स्वयं
समझ के नियम के अनुसार इसे पुस्तक में कर लें। आइए अयादी संधि जो तीसरा मुख्य पार्ट है पाठ्यक्रम का उसे भी देख लेते हैं। अयादी संधि का जो उदाहरण, अयादी संधि का जो सूत्र है एचो यवा यावह। एचो यवा यावह क्या कहता है? जब ए या आई, ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आय हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा और औ को आव आदेश हो जाता है। कब होता है? जब इसके बाद में कोई स्वर वर्ण होगा। तो हमें मूल रूप से क्या क्या याद रखना है कि ए के स्थान पर आय हो जाएगा, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, औ के स्थान पर आव हो जाएगा। कब होगा? जब जमा के बाद में कोई स्वर वर्ण होगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर ने जमा अनम है तो ने में ए स्वर वर्ण है और अनम में आ स्वर है। तो यानी यह स्थिति इस नियम के अनुसार घटती है। हाँ, तो यह घटती है। ए यहाँ पर वर्ण है और जमा के बाद स्वर है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो ने नय, नय जमा अनम नयनम, इस प्रकार से यह सिद्धि हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण इसमें नियम आया है आई का, तो वह भी देख लीजिए। नई जमा अकहा, यहाँ पर ना में आई है तो आई यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है और जमा के बाद स्वर वर्ण होना चाहिए। तो स्वर है, आ स्वर है और स्वर आए तो क्या होना चाहिए? आई के स्थान पर आय। तो नई, नई में आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? नाय। और साथ में अकाह है तो जो आ है वो या में मिल जाएगा और नाय कहा शब्द बन जाएगा, संधि बन जाएगी नाय कहा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हो गया। और अगला नियम क्या बता रहा है? जब पद में प्रथम पद के अंतिम वर्ण ओ हो और उत्तर पद में स्वर वर्ण हो तो ओ के स्थान पर क्या होता है? अव। तो यहाँ पे भानो है, ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अव। तो अव हो गया और ए वा में जाके मिल जाएगा। और जो भान शब्द है वह कुछ इस प्रकार से रहेगा, भान जमा अवे। तो आ जो है ना पे मिलेगा जाकर, तो क्या बन जाएगा? भानवे। ठीक इसी प्रकार से औ, तो यहाँ पर देखेंगे पऊ है, पऊ में पा में औ है और स्वर वर्ण है आ। तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव। तो बन जाएगा पाव और जमा अकहा पाव कहा। अन्य उदाहरणों को भी आप स्वयं पढ़ें और इसको जरूर अवश्य करें। इसी के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनको आपको करना है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया, प्रथम प्रश्न है अधोलिखितेषु समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, कि अधोलिखित जो पद हैं उनको संधि पद को चुनकर लिखना है, उसका कौन सा संधि पद सही है। तो यदि आप देखें तो प्रथम उदाहरण है चंद्र जमा उदय, तो इसका क्या बनना चाहिए? आ जमा उ ओ यानी चंद्रोदय। ये है इसका सही उदाहरण। तो यह उत्तर दे रखा है। ठीक इसी प्रकार से आपको भी करना है। मातृ जमा ऋणम, तो क्या बनेगा? मातृणम, यह उत्तर हो गया। कपि जमा ईशः, ई जमा ई, तो दीर्घी हो गया यानी कपीशः, यह उत्तर हो जाएगा। भानु जमा उदयः, तो ऊ जमा ऊ दीर्घु यानी भानुदयः, तो यह बन जाएगा भानुदयः। फिर बहु जमा उकः, तो औ के स्थान पर आ हो जाएगा और ऊ उसमें मिल जाएगा तो भावुकः बन जाएगा। यह इस प्रकार से हो जाएगा। विष्णु जमा इह, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा तो विष्णुविह बन जाएगा। यह इसकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये उत्तर आपको बता दिए गए हैं। इसके पश्चात
अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरयित्वा संधे नाम अपि लिखत। यहाँ पर संधि विच्छेद के साथ साथ में उसकी संधि भी लिखनी है। जैसे अन्वेषणम है तो अनु जमा एषणम, ओ के स्थान पर वाह हो गया तो अन्वेषणम, ये यण संधि है। तो हमें अब जो हमने पढ़ी है उसके आधार पर संधि बतानी है। तो नदीव है तो इसमें नदी जमा इव, तो यहाँ पर ई दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा, अच्छा वो तो बन रखा है यहाँ पर नदीव, तो यहाँ पर संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कर लेंगे। दूसरा उदाहरण है शयनम। शयनम में जो प्रथम पद आएगा वो आएगा शे जमा अनम, तो शयनम, ए के स्थान पर अय हुआ है तो ये अयादि संधि है। तो यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ पर अयादि लिखना है, अयादि संधि। यथोचितम, यहाँ पर यथा शब्द है और यहाँ पर आएगा उचितम। यथा जमा उचितम और आ जमा उ बराबर ओ, यानी संधि हो गई गुण। तो इस प्रकार से दिए गए अभ्यास कार्य के प्रश्नों के उत्तर कर लें। आशा है आपको यह संधि विषय का स्वर्ण वर्ण की संधि का उदाहरण समझ में आए होंगे। इसके संपूर्ण जो वर्कशीट है इसको आप स्वयं लिखित पुस्तिका में ज़रूर कर लें। धन्यवाद।